Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. कि जो आपका पहला अटेम्प्ट होता है ना, उसे ऐसे मत मानिए कि यार पहला अटेम्प्ट में मैं एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, सेकंड में ले लेता हूँ, फिर थर्ड तो निकल ही जाएगा। सबके साथ ऐसा होता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं सबसे बेस्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट मानता हूँ सर, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो स्पार्क रहता है ना, वो कम होता जाता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट में कम होता जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका वेलकम है। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड सेफ हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि CGL 2018 का रिजल्ट अभी 1 अप्रैल को आ गया है और 11,000 कैंडिडेट्स का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है। और ये रिजल्ट स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये 3 साल बाद आया है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों ने कितना वेट किया है, कितना सब्र किया है इसके लिए, और फाइनली उनको उनका फल मिल गया है। टेक्स्टबुक से जुड़े काफ़ी सारे यूजर्स का सिलेक्शन हुआ है और ये हमें बहुत ही प्राउड मोमेंट लगता है कि हमारी टीम के जो एफर्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में हमें फाइनली दिखे हैं। और उन्हीं सब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में आज कुछ कैंडिडेट्स हमारे साथ हैं जो अपनी जर्नी आज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। और एक बड़ा ही इंस्पायरिंग स्टोरी रहेगा, ये सेशन रहेगा ये। तो आप सब लोगों को सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जितना हो सके इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे एस्पिरेंट्स तक ये पहुंच सकें और इन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जर्नी से वो इंस्पायर हो सकें। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेके शुरू करते हैं। तो वेलकम अंशुमन, वेलकम अंकुर, वेलकम अनुराग, वेलकम प्रकाश। आप सबका इस इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ सेलेक्शंस के लिए। तो शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपना बैकग्राउंड बताइएगा एंड आपको क्या पोस्ट मिली है उसके बारे में बताइएगा। तो अंशुमन, आपसे शुरू करते हैं। सर, मैं फतेहाबाद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने ग्रेजुएशन की है PU कैंपस से, UIT इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड आफ्टर दैट इन SSC CGL 2018 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट था। तो मतलब इस बार ही मैंने अपना रैंक मेरा जो आया है वो 788 आया है एंड मेरे को ASO in CSS मिला है। अंकुर, आप बताएं। सर बेसिकली मैं प्रयागराज इलाहाबाद से हूँ, उत्तर प्रदेश में। सर मेरा जो है 12th तक मैंने एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की है, सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज। जो बोलते हैं कि सरस्वती बाल मंदिर हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं सरस्वती मंदिर। तो उसके बाद मैंने ट्रिपल ई का एग्ज़ाम दिया था, तो फिर मेरी इंजीनियरिंग जो है NIT जालंधर से हुई है। उसके बाद 2018 का SSC का मेरा भी पहला अटेम्प्ट था और 2019 को भी मैंने दिया हुआ है, उसमें भी मेरे थोड़े अच्छे से मार्क्स बन रहे हैं। और बेसिकली इस बार मुझे कैग एंड ऑडिटर मिला हुआ है, क्योंकि मुझे होम पोस्टिंग का था कि ठीक है कहीं आसपास मिल जाए, तो इसलिए मैंने ऑप्ट किया ऑडिटरिंग का। अनुराग? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं पटियाला पंजाब से हूँ और मेरा बैकग्राउंड रहा है एजुकेशनल बैकग्राउंड। मैंने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक की है NIT जालंधर से। सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो मुझे लगता है यहाँ पे सबसे लॉन्ग जर्नी मेरी ही है। काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ आया हूँ यहाँ तक मैं, और मुझे ASO in CSS पोस्ट मिली है। मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 1566 है। प्रकाश, आपके बारे में बताइए। हेलो सर, माई सेल्फ इज प्रकाश वर्मा। सर मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन ISM धनबाद से की है। आई एम ग्रेजुएट इन 2014। आफ्टर डेट आई चूज माई MTech। तो मैंने 2016 में अपना MTech कंप्लीट किया। उसके बाद में सर मैंने काफ़ी अपॉर्चुनिटी लॉस करने के बाद में मेरा PhD में भी हो गया था, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी हो गया था, लेकिन फॉर सोशल रेस्पेक्ट एंड फैमिली के साथ में रहने की वजह से मैंने गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2017 में था। सो विदाउट प्रिपरेशन मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। ऑफ कोर्स मैं DV तक गया था 2017 में। अभी 2018 में मुझे कस्टम में सिलेक्शन मिला है। ग्रेट। तो आप सब में एक चीज कॉमन है कि ऑब्वियसली कि आप सबका सिलेक्शन हुआ है, और दूसरा ये कि आप सब इंजीनियर्स हैं, ठीक है। और ये चीज मेरे में भी कॉमन है कि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ।
तो इंजीनियर्स आर रॉकिंग, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं हो रहे, बाकी लोग भी हो रहे हैं, लेकिन हाँ इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो सही है। तो और अच्छा है, समझ में आ रहा है जैसे कि थर्ड अटेम्प्ट वाले भी हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी हैं। इनफैक्ट प्रकाश जिन्होंने बहुत एकेडमिकली जो परस्यू कर रहे थे बीटेक, एमटेक, पीएचडी, उन्होंने भी क्रैक किया, तो काफ़ी एक डाइवर्स पैनल है आज हमारे साथ। तो इसी में आप अब ये बताइए, क्योंकि ये रिजल्ट 3 साल बाद आया है, तो जब रिजल्ट आया था तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? अंशुमन आप बताएं। सर ऑब्वियसली खुश थे सारे, बट क्योंकि रिजल्ट आ रहा था 31st को और आया था एज यूजुअल वो लेट आया था, तो मतलब सारे बार बार ही कब आएगा कब आएगा, तो सारे खुश थे, मतलब ठीक। बढ़िया। अंकुर आपके यहाँ क्या जश्न हुआ फिर? सर मैं अंशुमन से एग्री करूंगा कि 31st को रिजल्ट आना था बेसिकली, बट वो आया 1 तारीख को, ठीक है। तो मेरे घर में क्योंकि अभी मेरे फादर भी हैं जो है वो स्टेट पुलिस में, तो वो भी उस समय घर आए हुए थे, तो ऐसा हो रहा था कि वो भी पूछ रहे थे बार बार रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, फिर कभी आएगा या फिर और लेट होगा। तो उनको भी ऐसा समझाना कि ठीक है आ सकता है, मतलब आजकल में आएगा, क्योंकि 3 साल हो गए, बहुत लंबा पीरियड हो गया, तो उनको कन्विंस करना कि आ जाएगा या फिर कल में आ सकता है, वो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी रिजल्ट आने के बाद खुशी तो होती है सबको होती है। तो लड्डू बांटे कि नहीं बांटे? तो सर बर्थडे कलाकंद भी बांटे, लड्डू भी बांटे सर, बहुत कुछ बांटे। तो सर अनुराग आपके यहाँ पे क्या माहौल था? सर मेरा रिजल्ट तो ये पंचवर्षीय योजना था, 2016 से 2021 तक आना, और ये एग्री करता हूँ मैं कि हाँ 31st को काफ़ी वेट हो रहा था कि हाँ आज आ जाएगा आ जाएगा। उसके बाद जब 1 अप्रैल आया तो फिर ये दिमाग में आया कि आज बताएंगे तो लोग सोचेंगे अप्रैल फूल बना रहे हैं। ये एकदम सही पॉइंट रेज किया था, मुझे भी आया था, मुझे भी कंसर्न आया था सेम। यस सर। तो फिर जब फाइनली आया शाम को 6:30 पौने 7, तो मैं बाहर ही था, वॉकिंग पे था, तो मम्मा को कॉल किया, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया बेटे बहुत बढ़िया, मतलब उनका वॉइस सुन के ही काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ इतने टाइम बाद खुशी मिली है। पहले 2 अटेम्प्ट में मैं एक्चुअली पूरा मेरिट आउट हुआ था, 2016 में भी 17 में भी, तो इसीलिए ये वाला खुशी काफ़ी ज़्यादा थी मेरे केस में। नहीं बनती है, और जैसा आपने कहा पंचवर्षीय योजना थी और अच्छे नोट पे एंड हुई है। प्रकाश आपके यहाँ क्या था उस दिन माहौल जब रिजल्ट आया? सर जिस दिन रिजल्ट आया, जैसे बाकी सभी से मैं एग्री करता हूँ कि 31st को रिजल्ट आना था, फिर आया नहीं, फिर 1st को भी शायद होप नहीं था कि नहीं आएगा, क्योंकि रेगुलर 3 डेज का ऑफ था, फ्राइडे सैटरडे संडे। फिर सडनली किसी फ्रेंड ने फोन किया कि प्रकाश रिजल्ट आ गया, क्योंकि मैं तो घर पे था नहीं, तो घर वालों की रिएक्शन तो मैं देख नहीं पाया कि वहाँ पे कितनी खुशी थी। लेकिन जैसे ही मैंने पापा को फोन किया, तो उसके बाद में रात को 2 बजे तक, मतलब मेरा फोन ऐसे नहीं कि 5 मिनट भी बंद रहा हो, लगातार किसी ना किसी का कॉल पे कॉल आ रहे थे, और पापा भी बोल रहे थे कि बेटा सबसे अच्छी खुशी दी है आपने। और सर मम्मी से बात की तो मम्मी भी सर उस दिन इतना खुश था ना कि शायद लाइफ में कभी उन्होंने खुश नहीं होंगे वो। तो अभी जब भी बात करता हूँ तो कि बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी पढ़ाई मतलब कि यू गोट योर, मतलब जो भी आपका लाइफ का एम था वो आपको मिल गया है, और अभी जो नेक्स्ट हमारा एम है हम उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। जो हमने स्टार्टिंग की थी सीजीएल के लिए, कि सीजीएल की हम प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, उसका एम अभी स्टार्टिंग हो चुकी है सर उसकी। आई थिंक आप बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया, और क्योंकि सब घर वालों का रिएक्शन इसलिए एक तरीके से और ज्यादा वो खुशी इसलिए होती है क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, हमारा एक टारगेट होता है, लेकिन उनके लिए तो ये एक सपना होता है कि हमारे परिवार का हमारा लड़का सरकारी अफसर, तो वो उनकी खुशी शायद हम लोग इतना समझ नहीं पाते होंगे जितना वो महसूस करते हैं। तो आई नो ये वाला जो पल रहता है आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा, इनफैक्ट आपके घर वालों के साथ हमेशा रहेगा। और अब ये आप बताइए कि आप अब ऑफिसर्स बन गए हैं, लेकिन जब आप एस्पिरेंट्स थे तब से लेके ये ऑफिसर बनने का ये जो सफ़र था, सबका अपना 1 साल का है, किसी का 5 साल का है, किसी का 3 साल का है, तो इस सफ़र में आपने क्या क्या चैलेंजेस मोस्टली फेस किए, ठीक है, और कैसे आप उसको ओवरकम करने की आपने कोशिश की जिसके कारण आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाए? अंशुमन आप बताएं। सर जैसे ये मतलब काफ़ी मतलब ये पहले भरा था हमने 2000 आई थिंक 17 में भरा था, तो तब CGL 17 के कारण पूरा मतलब 1 साल तो तब डिले हो गया। तो हर महीने मतलब ना YouTube पे चलता रहता था कि नहीं अभी अगले महीने होगा, फिर अगले महीने होगा,
हर महीने यही सीन था। तो डिफिकल्टी ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसे ये जो लंबा ड्यूरेशन है ना, ये मतलब ये चीज काफी डिफिकल्ट थी, क्योंकि जब आपके साथ वाले प्लेसमेंट ले रहे थे, कंपनी में बैठे थे, तब हमने एक गोल डिसाइड किया था कि नहीं यही करना है। तो उस चीज को एक मतलब स्टबबोर्न होना उस चीज के लिए, तो ये चीज डिफिकल्ट था। एंड देन मतलब हमने यही डिसाइड किया था कि हम मतलब ग्रुप था हमारा मतलब 4-5 स्टूडेंट्स का, तो हमने ये डिसाइड किया था कि नहीं, अगर हमारे 160 आते 200 में से, तो अब 180 लेके आने हैं। Nice. तो बाय मोटिवेटिंग आवरसेल्व्स, तो ये चीज ओवरकम की। ओके, सही। अंकुर, आपने अपनी जर्नी को थोड़ा डिस्क्राइब करें, कैसे आपका सर journey रहा? जैसे अंशुमन ने बताया ना कि जैसे कॉलेज के बाद जब पास आउट होते हैं तो सभी के घर वाले सोचते हैं कि अगर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मतलब जो भी उनको बच्चा है तो वो थोड़ा अच्छा सा जॉब ले, एमएनसीज वगैरह में जाए। बट वो जो अगर हम लोग ने सभी बहुत सारे लोगों ने जॉब भी किया होता है 1-1.5 साल, तो मैंने भी ऐसे ही 1-1.5 साल काम किया। तो वो स्विच करना सबसे मुश्किल काम था, हार्डेस्ट पास करना कि ठीक है, अपने घर वालों को कन्विंस करना कि ठीक है अभी स्विच कर रहे हैं, क्योंकि तभी आप अर्न कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होते हो, और अभी क्या है अभी आप कुछ अर्न नहीं करोगे। वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि डिपेंडेंट होना फिर से फैमिली के ऊपर कि ठीक है मैं फिर से जो है जॉब वगैरह छोड़ के। और फिर जैसे अंशुमन ने बताया कि अगर आप लेके चलते हो कि ठीक है 1 साल में 1.5 साल में तो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और अगर वो 3 साल, 3.5 साल, 4 साल खींचता है तो वो थोड़ा सा मतलब बहुत मुश्किल काम होता है। और फिर ये जैसे ही फैमिली है, अगर फैमिली का सपोर्ट है, और फिर अगर आपके साथ 2-4 जो आपके दोस्त हैं सेम अगर बैकग्राउंड से हैं या फिर सेम एग्जाम की कंपटीशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ईजी होता है कि ठीक है उनसे बात कर लिया, थोड़ा सा लगे ठीक है उनसे मोटिवेट हो गए। तो ऐसे ही था। बाकी 3-3.5 साल लंबा टाइम होता है, ये टाइम गैप बहुत लंबा था। अनुराग, आपका जर्नी? यस सर, मेरा जर्नी काफ़ी लंबा और इंटरेस्टिंग है सर। हम्म, एक्चुअली जब फाइनल ईयर का लास्ट मंथ चल रहा था तो मेरे माइंड में था कि टेक्निकल की प्रिपरेशन करनी है, गेट या ईएस की, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब्स के स्कोप ज़्यादा है। बट गेट के थ्रू मुझे एमटेक लेनी नहीं थी और पीएसयू लेने के लिए टॉप 100 रैंक चाहिए था। अपने 90 के बैच में मेरी पोजीशन 50-60 नंबर पे थी, तो मुझे लग रहा था कि एक एनआईटी में ये पोजीशन है, तो इतनी एनआईटीज आईआईटीज हैं, तो बहुत टफ टास्क है। तो मैंने स्विच किया, ये नॉन टेक का इसका फॉर्म भरा हुआ था CGL 16 का, तो सोचा ये अच्छा बैकअप है, इसे बैकअप लेते हैं, फिर अपने फील्ड में जाएंगे, ट्राई करेंगे, बनता है कुछ तो ठीक है, नहीं तो ये अच्छा बैकअप है। और सर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हर जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स, कि जो आपका पहला अटेम्प्ट होता है ना, उसे ऐसे मत मानिए कि यार पहला अटेम्प्ट में मैं एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, सेकंड में ले लेता हूँ, फिर थर्ड तो निकल ही जाएगा, सबके साथ ऐसा होता है। ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं सबसे बेस्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट मानता हूँ सर, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो स्पार्क रहता है ना वो कम होता जाता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट में कम होता जाता है। क्योंकि जो मेरी ग्रोथ हुई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं प्री क्लियर किया 2 महीने में, 3 महीने में मेंस क्लियर किया, फिर टियर 3 पूरे फाइनल राउंड तक गया मैं, बट मेरिट आउट हो गया। वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। सिमिलर केस 17 में हुआ मेरिट आउट, बट फिर मैंने क्या किया, अपने वीक पॉइंट्स पे काम किया। मेरी जो कमी रही थी कि मैं जो एक सब्जेक्ट पकड़ता था तो उसी पे काम करता था, जैसे क्वांट पकड़ा तो क्वांट पे काम किया, इंग्लिश पकड़ा तो इंग्लिश, तो हर सब्जेक्ट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में हर सब्जेक्ट में गुड स्कोर करना बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। तो फाइनली जब 2018 का रिजल्ट आया तो आई एम हियर। बहुत ही सही, बढ़िया बढ़िया। प्रकाश, आपकी जर्नी के बारे में? सर जैसे मैंने बताया मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि मैंने 14 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, फिर आफ्टर गेट के बाद में मैंने एमटेक किया जो मेरा 2016 में हुआ। तो सर मैं 16 तक तो मुझे पता भी नहीं था कि एसएससी सीजीएल का पेपर भी होता है। मुझे फ्रेंड्स काफ़ी बताते थे कि एसएससी का फॉर्म भरो, काफ़ी अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट होती है, लेकिन आई इग्नोर दैट पोस्ट, आई इग्नोर दैट फॉर्म। मैंने फॉर्म भी फिल नहीं किया। फिर मैंने जब मेरा जुलाई 16 में मैं घर आया तो मैंने कुछ बैंक्स के फॉर्म फिल किया, फिर एसएससी का फॉर्म भी फिल किया 17 वाला। तो मैंने सर 2 to 3 मंथ्स में सीजीएल 17 का प्री क्लियर करके मेंस अप टू डीवी तक गया उसमें। लेकिन सर बैंक का पेपर, और मैंने उस टाइम पे सर कोई भी ना तो मैंने कोई वीडियो देखा या फिर कुछ, सिर्फ ओनली सेल्फ स्टडी, जो एक बेसिक लॉन्ग प्रोसेस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो उससे मैं सब कुछ फॉलो करता गया। उससे मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में तो नहीं बना, लेकिन उसके बाद में मैंने लाइक टेक्स्ट बुक या फिर जो भी अदर गाइडेंस होता है, छोटा एक मतलब पूरा कंप्लीट सिलेबस जानने के लिए कि प्रीलिम्स में क्या टॉपिक स्टडी करना चाहिए,
मेंस में क्या करना चाहिए, उसके बाद में फिर टेस्ट सीरीज वगैरह, तो उसके बाद में पूरा प्रॉपर वे में स्टडी होने लग गया धीरे धीरे, और पूरा सिक्वेंसली मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया। तो सर वो तो मेरा सर स्टडी का जर्नी है। उसके अलावा सर और भी एक काफी स्ट्रगलिंग पॉइंट है कि जब मैं 2016 में आ गया तो एक घर वालों की भी एक्सपेक्टेशन थी कि इसने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, तो कुछ तो अर्न करके हमको देगा। तो सर उसके बाद में मैं घर से 20 to 25 किलोमीटर दूर रूम लेके रहा। तो उसमें सर अब फाइनेंशियली तो एफर्ट घर वाले नहीं कर सकते, इतना क्वालिफाइड होने के बाद में इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। तो सर उसके लिए मैंने 1-2 कोचिंग सेंटर्स में फ्रीलांसिंग की, जो फॉर एमबीए होता है, बैंक होता है, तो उसके लिए कंटेंट बनाना, तो उससे कि मेरा खुद का मंथली एक्सपेंडिचर निकल सके। तो सर उसमें मेरा काफी टाइम इन्वेस्ट होता था। लाइक मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे बैंक का, आईआईटी का, नीट का या फिर एमबीए का मैथ्स का क्वेश्चन बनाना है। लेकिन सर एक सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये लगा कि मेरा क्वांट का सेक्शन उसके चलते बहुत अच्छा हो गया कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो मेरे से सॉल्व हो ही जाएगा। तो सर ये मेरा है। और सर उस चीज को मैं मतलब मेरी सीजीएल मेंस के 2 महीने पहले तक मैं उस चीज को कंटिन्यू रखा। तो सर मेरा टाइम उस चीज के लिए काफी मतलब उस चीज में काफी मुझे प्रॉफिट मिला उस चीज को करने से। और सर एक ड्रीम मतलब लाइफ का सबसे वीक पॉइंट ये भी रहा कि मैं इतना स्टडी करने के बाद में मींस मेरी फैमिली को काफी रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल से सुनने को मिलता था कि आपका लड़का इतना स्टडी करके भी इस चीज में क्यों आना चाह रहा है, मींस नॉन टेक में क्यों आना चाह रहा है। लेकिन सर पापा को पता था कि व्हाट इज द मतलब सोशल रेस्पेक्ट और व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉस्ट। तो पापा ने बोला कि हमको आप पे विश्वास है, आप कंटिन्यू करते रहिए। तो जैसा आप सबके पॉइंट में एक चीज कॉमन थी कि पेशेंस कितना बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है, कि आपकी पूरी स्ट्रगलिंग जर्नी में अगर वो पेशेंस वाली वैल्यू नहीं होती तो ये सफ़र और ज़्यादा डिफिकल्ट होता। ऑल्सो जैसा अंकुर भी बता रहे हैं, प्रकाश भी बता रहे हैं कि आज के टाइम में इंडिपेंडेंट होना और फिर वापस से घर वालों के ऊपर डिपेंड होना, फाइनेंशियली डिपेंड होना, ऐसा नहीं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन एज अ यंग जनरेशन वी फील कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी काम करें, हम फैमिली के ऊपर बर्डन ना बने और हम सपोर्ट करें जब हमारी एज है हमको सपोर्ट करने की और हम उनसे और सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये सारे पेजेस से आपको देखने पड़ते हैं। तो यू विल हैव टू बी करेजियस अबाउट दीज थिंग्स। और आई थिंक आप लोग बहुत करेजियस रहे हो इस पूरे जर्नी में कि आपने एकदम फेस किया कि एट द एंड ऑफ द डे यू विल सी द ब्राइट टनल, जो कि आप लोगों की अब आ गई है फाइनल जर्नी। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपकी जर्नी बड़ी अच्छी है। और सभी जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं तो जैसा आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पेशेंट होना और करेजियस होना इस टाइम्स को देखने के लिए। गुड टू हियर दैट। तो इस आपकी जर्नी में अब मैं पूछना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक का क्या रोल रहा है, आपने क्या रिसोर्सेज टेक्स्ट बुक के यूज़ किए थे वो अपने उस प्रिपरेशन के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा अंशुल। सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो मॉक टेस्ट होता है आई थिंक, जिससे आप खुद को एनालाइज करते हो। तो मतलब हम सबको ही पता है कि टेक्स्ट बुक बेस्ट है इस चीज़ में कि टेस्ट सीरीज क्योंकि पहले से ही आ रही हैं, मतलब अब तो नए आए हैं मतलब काफ़ी, बट टेक्स्ट बुक काफ़ी पुराना है। तो फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स मतलब टेक्स्ट बुक एज अ मतलब टेस्ट सीरीज में लगा रहा हूँ। एंड कई टॉपिक्स मिलते हैं जैसे नेट पे कि स्टैटिक जीके के कोई नोट्स प्रिपेयर किए हुए थे उन्होंने, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे। अंकुर आपने कैसे यूज़ किया टेक्स्ट बुक को? कैसे मैं इसको एक हाई नोट पे बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने मैंने अपने सीनियर से बात की या फिर जो मेरे फ्रेंड सर्कल, तो उन्होंने मुझे एक 2016 से ITI लगे हुए थे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगे हुए थे। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले यही बोला था कि अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो टेस्ट सीरीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो मैथ्स वगैरह ज़्यादा इशू नहीं होता है, फिर इंग्लिश वगैरह इशू नहीं होता, बस एक होता है प्रैक्टिस हो जाए और टाइम बाउंड मैनर में कैसे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर अच्छा बताओ, क्योंकि उनको अच्छी रैंक थी, उनको अंडर 500 रैंक थी 2000 से, तो उन्होंने टेक्स्ट बुक का नाम लिया कि आप टेक्स्ट बुक पे जैसे जो उनके सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं ईयरली बेसिस पे, आप उनको तुरंत ले लो। तो मैंने उसके दूसरे दिन, मुझे याद है कि मैंने दूसरे दिन ही उनका ईयरली प्लान ले लिया था। और जैसे अंशुमन ने बताया कि अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपको उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई, या फिर अगर आप क्या है कि अगर आप जैसे इंग्लिश का आपने क्वेश्चन किया तो उसमें बहुत सारी वोकैब होती हैं जो आपको याद नहीं होती, तो आप उसको नोट डाउन कर लो। और अगर आप 1 घंटे का सेशन देखते हो, 1 घंटे का सेशन देखना अच्छी बात है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीक है, बेसिक्स वीक है, तो आप रूल्स वगैरह के लिए सेशंस वगैरह देखो।
लेकिन अगर आपको वोकैब बहुत लेस टाइम में रिपीट करना है तो आप क्या करना है, टेस्ट सीरीज दिया आपको, उसमें 50-100 वोकैब मिल जाती है। हर एक टेस्ट सीरीज में 50 वोकैब ऐसी होती हैं जो आपको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो आप वो नोट डाउन करो और रिपीट करते रहो। आप रिपीट करते रहोगे तो 1-2 महीने में जो 50 नंबर्स ऑफ वोकैब 50 थे वो होके 20 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे ऐसे। तो मैंने यहाँ पे प्लान किया, और फिर बाकी जैसे टेक्स्ट बुक में बहुत सारे, फिर जब ऐसे यूट्यूब पे भी अगर आए तो उनके जैसे होते हैं एक्सपेक्टेड पेपर हो गए, या फिर जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं। मुझे याद है अभी भी ऋतुराज सर और पंकज सर की एक सीरीज चली हुई थी प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने जो जीके में था, जीके में एक अच्छा स्कोर करने के लिए ऐसे है। और बाकी करंट अफेयर्स के लिए जो डेली करंट अफेयर्स कराते थे, पहले कोई और सर कराते थे, अभी शायद। और फिर लास्ट के जैसे एग्जाम्स वगैरह आते हैं तो वो लास्ट के 3 मंथ का कंपाइल करके कराते हैं कि ठीक है लास्ट के 1 मंथ का कंपाइल करते हैं। वो सब वीडियो सेशंस भी बहुत हेल्पफुल थे जीके के लिए, क्योंकि बेसिकली इसमें ही दिक्कत होती है लास्ट टाइम पे कैसे इनको रिवाइज करना है। तो ये सब हम टेक्स्ट बुक से ही कर सकते हैं। और बाकी टेस्ट सीरीज तो वन ऑफ द बेस्ट है, इसमें नो डाउट है, बेस्ट ही है मतलब। धन्यवाद आपका पॉइंट। यस सर। सर जैसे 2016 में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था, शिफ्ट हुआ था ये एग्ज़ाम, तो उस टाइम तो हम ऑफलाइन भी देते थे और ऑनलाइन भी देते थे अपनी कोचिंग पे। टेक्स्ट बुक उस टाइम इतना हाईलाइट नहीं हुआ था, बट 2018 की प्रिपरेशन की बात करूँ तो इसमें बहुत बड़ा रोल है टेक्स्ट बुक के मॉक्स का, प्लस जो इसकी करंट अफेयर्स के क्विज आते हैं डेली। सर मैं कोई भी करंट अफेयर्स को रेफर नहीं करता था, सिर्फ डेली क्विज करता था टेक्स्ट बुक पे करंट अफेयर्स की। 20 क्विज डेली आती थी और उस क्विजेज में काफ़ी चीज़ें कवर होती थी, मतलब 90% प्लस चीज़ें मेरी कवर हुई हैं उससे करंट अफेयर्स की। प्लस मॉक ने जो मेरी स्पीड को एनहेंस किया है, एक्यूरेसी बढ़ाई है क्वेश्चन करने की, और एनालिसिस पार्ट बहुत बढ़िया है टेक्स्ट बुक का। एनालिसिस जो करता है कि हाँ आपका ये वीक पोर्शन है, ये एवरेज है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे हमारा टाइम सेव होता है कि हमें खुद से मैनुअली नहीं करनी पड़ती चीज़ें। ऑलरेडी टेक्स्ट बुक हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आपका ये एनालिसिस है, इसे आप रीड करिए और इस पर वर्क करिए। तो सर ये बहुत अच्छा पार्ट है टेक्स्ट बुक बॉक्स का। बढ़िया। प्रकाश, आपकी जर्नी में टेक्स्ट बुक ने क्या रोल प्ले किया? जैसे अनुराग बता रहा है कि उस टाइम पे मतलब जो ऑनलाइन पेपर हुए, मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हुए, तो सर उस टाइम पे जैसे हमने सेल्फ स्टडी की, फिर कोचिंग का रेफरेंस लिया, तो वहाँ पे तो ऑनलाइन का इतना सिस्टम था नहीं सर, क्योंकि वहाँ पे ऑफलाइन ही टेस्ट होते। तो हम मंथ में मैक्सिमम 2 to 3 मॉक लगाते थे, तो उसमें भी सर आउट ऑफ 280-90 मार्क्स लेके आना, और एक अपने आप को सर इतना मतलब हाईली क्वालिफाइड समझ के इतना कम मार्क्स लेके आना, तो एक बहुत ही डिमोरलाइज वाली बात होती थी। क्योंकि सर ऑफलाइन वाले जो कोचिंग वाले भी सर वो अपने कोचिंग का लेवल बढ़ाने के लिए मॉक को उसी तरीके से प्रिपेयर करते थे। तो सभी फ्रेंड्स में बनता था कि द मॉक ऑफ दिस कोचिंग सेंटर इज द बेस्ट। बट जैसे जैसे सर हमने मतलब हमारा मैंने 3 to 4 मंथ्स का कोचिंग करने के बाद में मैंने कंप्लीट भी नहीं किया, उसके बाद में मैंने सेल्फ स्टडी ही प्रिपरेशन की, तो लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया, हमारा ग्रुप बना 3 to 4 फ्रेंड्स का। फिर धीरे धीरे सर टेक्स्ट बुक हमारे कांटेक्ट में आया कि टेक्स्ट बुक इतने कम प्राइस में इतना ज्यादा टेस्ट देता है कि हम डेली के 2 to 3 मॉक्स भी लगाए तो खत्म नहीं होंगे हमारे अप टू एग्जाम तक। तो सर उसके बाद में हमने मतलब पहले वीकली मतलब टेस्ट देना स्टार्ट किया, तो हमारे मार्क्स काफी कम आते थे उसमें। तो सर जैसे टेक्स्ट बुक में काफी यूनिक क्वेश्चंस भी मिलते हैं, मैथ्स में मिलते हैं, इंग्लिश में काफी अच्छी वोकेब मिलती है। तो मैथ्स में सर जैसे टेक्स्ट बुक में आने के बाद में हमने एक सेक्शन बना दिया कि डिफरेंट मैथ्स के 4 टॉपिक है, 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट की नोटबुक बना ली कि यूनिक क्वेश्चन हमको इसमें नोट डाउन करना है। तो सर हमारे क्वेश्चंस का इतना अच्छा कलेक्शन हो गया ना अभी, मतलब टेक्स्ट बुक के या कहीं किसी और तरीके से माने तो, और वोकेब का भी सर इतना अच्छा कलेक्शन हो गया कि अभी सर जब 2018 का मेंस दिया तब तक मतलब मार्क्स टेक्स्ट बुक में काफी अच्छे आने लग गए थे फ्रॉम स्टार्टिंग से। और सर जैसे सर काफी लोग बोलते हैं कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए मॉक्स में, सर मैं मानता हूँ कि वो कंटिन्यूटी सिर्फ टेक्स्ट बुक ही प्रोवाइड करवा सकता है, बाकी और कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करवा सकता। और सर एक स्टूडेंट लाइफ में जो कि स्ट्रगल कर रहा है और प्रिपरेशन कर रहा है सर, इतने कम प्राइस में कोई भी प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज प्रोवाइड नहीं करवा सकता। और सर वो पर्टिकुलर पूरे सारी चीजों के लिए सर, लाइक सर मैं एसएससी की सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं सर सीपीओ के मॉक्स भी लगाता था, सीएचएसएल के भी लगाता था, एमटीएस के भी लगाता था। कभी कभी तो सर मेरे सीजीएल में काफी ज्यादा मार्क्स आते थे, एमटीएस में नहीं आते थे। तो सर उस चीज से मैं डिमोरलाइज नहीं होता था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पेपर का लेवल हाई था। तो सर उस वजह से काफी मुझे अच्छा लगा। और सर टेक्स्ट बुक ने
टेस्ट मॉक्स प्रोवाइड करने में मेरी बहुत मदद की है, जिससे ही मेरा मतलब एक मैं अपने सिलेक्शन का मेन रीजन मानूं तो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज है सर। बाकी और मेरा कोई सर क्रेडिशन नहीं है, क्योंकि सर इसमें मेरा यदि स्पीड नहीं ग्रोथ होता, मेरा प्रैक्टिस नहीं होता, तो आई थिंक नहीं हो पाता सिलेक्शन। क्योंकि सर रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, जीके हुआ, उसके लिए सर प्रैक्टिस चाहिए। यदि हम स्टडी नहीं करेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और यार एट द एंड ऑफ द डे आप सबकी मेहनत है ये, तो टेक्स्ट बुक ने तो बस अपना एक छोटा सा पार्ट निभाया है। और जैसा आप सबसे पता चला है कि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज नो डाउट बेस्ट है ही, सब यूज़ करते ही हैं। और टेक्स्ट बुक की जो दूसरे रिसोर्स है जैसे क्विजेज, यूट्यूब चैनल, अब टेक्स्ट बुक की पे सिलेक्ट बैचेस भी हैं जहाँ पे बच्चे सीजीएल की कोचिंग ले रहे हैं, जहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो वहाँ पे भी उनको कम प्राइस में इतनी बढ़िया लाइव कोचिंग मिल रही है, तो उसका भी स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और जो हमारे व्यूअर्स जो अभी भी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं वो इन बैचेस का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। यस बताओ सर। जैसे टेक्स्ट बुक के संडे के संडे जो लाइव मॉक आते थे ना, तो और सर अभी भी शायद आ रहे होंगे, अभी हमको नहीं पता, लेकिन सर डेट मॉक इज द ऑसम सर। उसमें ऑल इंडिया रैंक पता लगता था दूसरे दिन, जब मंडे को मतलब वो वेट करते थे सर हम पूरा वीक की संडे को लाइव टेस्ट आएगा टेक्स्ट बुक का, प्रीलिम्स का, मेंस का। और सर उसके जो ऑल इंडिया रैंक आता था ना, उससे कॉन्फिडेंस आता था कि अब तो हमारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, कि हम 30,000 40,000 में हमारा रैंक कितना आ रहा है ना। तो वहाँ पे तो जो भी स्टडी करने वाले हैं वो सारे लोग टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर रखा है उन्होंने। अब इससे बाहर तो हम नहीं जा सकते। बिल्कुल, कोई रोक नहीं सकता और रुकेगा भी नहीं, क्योंकि अब आप पहुंच गए अपनी मंजिल तक। तो इसके बाद यार अब थोड़ा स्ट्रैटेजी वाइज आते हैं ना, आपकी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज हम अपने स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको हम बताना चाहते हैं। तो अंशुमन, जैसा आपने शुरुआत में बताया कि आपका फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट था, तो आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या स्ट्रैटेजी लगाई कि एकदम मतलब क्रैक? सर फॉर इंग्लिश में जैसे कि 3 सेक्शंस हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी एंड आपका इंग्लिश वोकेबलरी ग्रामर, है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू कि रेगुलर प्रैक्टिस करता था मैं। जैसे कई ऐप्स हैं टेक्स्ट बुक पे भी अवेलेबल है मतलब प्रैक्टिस, तो वो प्रैक्टिस डेली करनी। फॉर वोकेबलरी व्हाट आई डिड कि जो प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी है वो 20 ईयर्स की वो मैंने कर ली थी। एंड फॉर ग्रामर मैं हर वीक एक चैप्टर मतलब मैंने डिसाइड किया होता है ये करना ही है। इन मैथ्स आई फॉलोड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को फॉलो किया। इन रीजनिंग टू आई मतलब रिलाइड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड फॉर एवरी चैप्टर व्हाट आई डिड कि हर एक चैप्टर में 10 से 12 पैटर्न्स हैं रीजनिंग में, तो मैंने डिफरेंट पैटर्न्स को एक ब्लैंक पेपर पे उनके पैटर्न्स नोट डाउन कर लिए और उनको लर्न कर लिया था, जिससे कि मेरा स्कोर मतलब उन्हीं के बाहर से मतलब उनमें से ही आता है, उनके बाहर से मतलब इतना नहीं देखा गया कि कुछ नया बन के आएगा। तो सीजीएल में आता ही मतलब 70-80% प्रीवियस ईयर का है, तो आई रिलाइड ऑन प्रीवियस ईयर्स। तो जैसा आप बता रहे हैं कि आपने प्रीवियस ईयर पे सबसे ज़्यादा फोकस किया और आपने बाकी इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स में स्ट्रक्चर बना दिया कि मैं ये इसमें ऐसे पढ़ूंगा और ये चीज़ करूंगा। तो जैसे कई सारे स्टूडेंट्स क्या होगा ना कि हमसे यही पूछते रहते हैं कौन सी किताब पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो कुछ भी रैंडमली पढ़ने लग जाते हैं। तो रैंडम अप्रोच से ना पढ़ें, ये सिंसियर रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। और आज के ज़माने में जब सब कुछ अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो आप अपनी पढ़ाई को जैसा अंशुमन ने बताया कि उनकी तरह एकदम स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं, तो आप अपनी मंजिल के और करीब आने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अंकुर, आप बताइए कि आप जैसे बता रहे हैं कि एज एन इंजीनियर आप बता रहे थे कि क्वांट और इंग्लिश में तो इतनी दिक्कत नहीं आती, तो रीजनिंग और जीके इसके लिए आपकी क्या स्पेशल स्ट्रैटेजी रही और इस पे आपने क्या किया? मतलब सर मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन पे जो बेसिकली जो बहुत ज़्यादा टेस्ट पे रिलाई करता था, मतलब जो भी टेस्ट कितने भी मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए, मुझे लगता है कि 1000 से ऊपर मैंने टेस्ट दे दिए, टेक्स्ट बुक से भी दिए और 1-2 जगह से दिए, लेकिन बहुत सारे टेस्ट दिए। तो अभी क्या है, जैसे आपने रीजनिंग के लिए पूछा, तो रीजनिंग के लिए मैंने कभी ऐसा कोई बुक रेफर नहीं किया। अगर आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं तो एसएससी में रीजनिंग बहुत मतलब बैंकिंग लेवल की तो आती नहीं है, मतलब बहुत इजीली आप उसमें 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 22-23 तो सभी स्टूडेंट कर लेते हैं। वो जो 2-3 क्वेश्चन वाला होता है ना, वो गैप अगर जैसे आपने कोई टेस्ट दिया उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो मेरा क्या था कि मैंने हर एक सब्जेक्ट का एक अलग अलग कॉपी बना के रखा था। अगर रीजनिंग का है, रीजनिंग के मुझे वो जो 3 क्वेश्चन मिलते हैं मैं उनको कॉपी में अपने नोट डाउन कर लेता था।
तो ऐसा होता गया, तो वो जो लास्ट में था ना, जैसे लास्ट में जब एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो जो 3 क्वेश्चन थे वो आके 1 क्वेश्चन हो गए। 1 क्वेश्चन हो गया, कभी-कभी 1 भी नहीं होता था, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि जब होता है ना कोडिंग वाले क्वेश्चंस में थोड़ा-सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो नंबर्स पकड़ नहीं पाते, अल्फाबेट्स पकड़ नहीं पाते। तो चीज़ें जब आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिखते हो अपने नोटबुक में, तो वो चीज़ें आप जैसे आपने फिर से वैसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लिखा, तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और फिर आप वो तुरंत कर भी लोगे उसमें। अगर आपको आ रहा है अच्छा, तो आप तुरंत कर लोगे, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है तो आप उसको स्किप कर दोगे। तो स्किपिंग करना भी टेस्ट से ही आता है, क्योंकि अगर रीजनिंग का अगर एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, वो आपका 5 मिनट ले रहा है एग्जाम में, तो उसका कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन को सही करना या फिर उस पर बहुत सारा टाइम। तो रीजनिंग के लिए तो मैं टेस्ट सीरीज पे ही पूरा फोकस था। और रही बात जीके की, तो करंट अफेयर्स के लिए जैसे अभी अंशुमन ने अनुराग ने भी बताया कि जो 20 क्वेश्चंस के सेट होते हैं करंट अफेयर्स के, वो हमने बहुत किए। और बाकी प्रीवियस ईयर की मैंने एक बुक रखी थी, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने ऐसा कह सकते हैं कि याद ही कर लिए थे पूरे, कि वैसा अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको टिक कर दूंगा। और उसको याद करने के साथ साथ जो उसका एक्सप्लेनेशन था पीछे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अगर उसने कोई क्वेश्चन दिया तो उसमें भी बहुत सारा डिस्क्रिप्शन में भी दिया होता है कि ठीक है उसमें जो चीज़ें आ सकती हैं। तो बेसिकली मैं इन दोनों चीज़ों पे ही फोकस था कि ठीक है। और बाकी एक्सपेक्टेड पेपर थे, मैंने देखे हुए थे बहुत सारे, फेसबुक के भी देखे थे, जो चैनल हो रहे हैं उनके भी मैंने एक्सपेक्टेड पेपर्स देखे थे कि जो जीके के कौन सा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है आ सकते हैं या फिर जो भी। तो उससे हो जाता है जीके और रीजनिंग का ऐसे ही करके हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और रीजनिंग में जैसे मैंने बताया कि अगर टेस्ट ही करते रहोगे तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जीके के अगर बस खाली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ते रहो और प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस कर लो तो मोर देन 35 मार्क्स इजीली आ जाते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर्स को लेके कि कितने मंथ का पढ़ना चाहिए, तो उसमें आपका क्या कहना है? हाँ सर, बेसिकली जब स्टूडेंट पूछता है कितने मंथ से पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि एग्जाम कब हो रहा है। अगर एग्जाम सपोज करें मार्च से हो रहा है ना, तो जैसे मैंने क्या किया था कि मैंने मार्च में अगर मेरा एग्जाम है तो मैंने क्या किया कि मैंने पीछे से बैकवर्ड से पढ़ना शुरू किया, फरवरी जनवरी ऐसा करके पढ़ना शुरू किया। पहले फेब को ज़्यादा फोकस किया, फिर जैन को फोकस किया, फिर दिसंबर 2020 के दिसंबर को फोकस किया। ऐसा करके मैंने लास्ट 5 मंथ्स के पढ़े थे। और लास्ट 5 to 6 मंथ इतने में ही क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 4 क्वेश्चन आपको इसमें ही मिलेंगे। और अगर एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो बहुत ज़्यादा उटपटांग सा होता है, उसका कोई ऐसा होता है कि कोई भी शायद बहुत अच्छे स्टूडेंट हो वही कर रहे हैं, तो उस पर अगर एक क्वेश्चन के लिए आप पूरा 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लो तो वो टाइम उस पर देना वर्थ नहीं है। तो 5 to 6 मंथ इज मोर देन इनफ करंट अफेयर्स के लिए। सही है। अनुराग, आप क्योंकि आपने 3 अटेम्प्ट दे दिए थे, तो आप बताइए कि आप अपने पहले अटेम्प्ट में क्या गलतियां कर रहे थे जो आपने अपने तीसरे अटेम्प्ट में सही की, और कौन से सब्जेक्ट में वो गलतियां कर रहे थे और क्या आपने उसमें सही किया? सर पहले जब भी हम किसी एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट देने जाते हैं तो उससे पहले हमें हर सेक्शन की वेटेज का आइडिया आना चाहिए। अब मुझे पता है कि यार आउट ऑफ 700 मेरी मेरिट बनेगी, जिसमें से 250 मार्क्स तो सिर्फ इंग्लिश और क्वांट ही वेटेज है उनकी, दोनों की मिलाकर। तो मैं अगर सिमिलर एफर्ट अगर जीके और रीजनिंग को देता हूँ जितना मैं इंग्लिश क्वांट को दे रहा हूँ, तो ये गलत है। तो हमें अपना प्रायोरिटाइज करना है कि किस सेक्शन को हमें कितना वेटेज देना है। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी क्या गलती रही कि जैसे क्वांट हमें वैसे ही अच्छा लगता है मैथ्स बैकग्राउंड वालों को, बीटेक वालों को, तो मैं क्वांट को अच्छा करता गया और वो इतना अच्छा हो गया कि इंग्लिश बिल्कुल डाउन चली गई। तो इंग्लिश की वजह से ही मेरा वो अटेम्प्ट सिलेक्शन रुका था फाइनल, क्योंकि उसकी मैं बैलेंस नहीं कर पाया इंग्लिश की स्ट्रेटजी प्रिपरेशन को। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फिर इंग्लिश पे भी काम किया और मैथ्स पे भी काम किया, क्योंकि इन दोनों की वेटेज ज़्यादा थी। तो जब ये दोनों इंग्लिश पे काम तो हुआ पर वो इतनी अच्छी नहीं हो पाई कि सिलेक्शन दिला पाए। और मैथ्स का भी आपको आइडिया होगा कि काफ़ी अच्छा लेवल आ गया था। फर्स्ट डे वाले तो काफ़ी स्ट्रगलिंग मार्क्स आए थे। मेरा अपने बैच के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन उस टाइम था नहीं, पर फिर भी मुझे लगता है अगर उस टाइम नॉर्मलाइजेशन होता तो शायद 2017 से भी पोस्ट मिल जाती मुझे। और 2018 में फिर मैंने क्या किया, इंग्लिश मैथ मेरी हो चुकी थी, अच्छी लेवल बन चुका था, तो मैंने सिर्फ जीके पे फोकस किया। पर जीके पे भी फोकस करने के बाद भी मेरा स्कोर जीके में अच्छा नहीं हुआ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मैथ इंग्लिश को बेस्ट बनाओ अगर सीजीएल क्रैक करना है, और इसके बेस पे आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो सर 2018 में मेरा फिर मैथ और इंग्लिश के बेस पे ही सिलेक्शन हुआ। प्लस एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा सर मैं, कि जैसे मैं काफ़ी पूरा ग्रुप ही मेरा ये प्रिपरेशन वाले बच्चों का रहा है,
तो वो बच्चे, ज़्यादातर बच्चे क्या कमी करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, उसको पॉइंट आउट करूँगा मैं सर। जैसे मेरे कुछ खुद के फ्रेंड है जिनका लेवल मुझसे अच्छा था क्वांट में, पर उनका क्या था कि वो अपने वीक पॉइंट्स पे, जहाँ पे वो प्रेशर वाला जो पॉइंट्स रहता है ना, जो टाइम का प्रेशर रहता है एग्ज़ाम में, उस पे वो काम नहीं करते थे। उनका कंसेप्ट वगैरह सब सही रहता था, पर जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होता था वो पैनिक कर जाते थे कि यार एक क्वेश्चन नहीं हुआ, 2 क्वेश्चन नहीं हुआ। तो हमेशा क्वेश्चन पेपर को 2 या 3 राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि फर्स्ट राउंड में अगर आप इजी क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार अब इजी क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं, अगर छूटेगा भी तो हार्ड छूटेगा, जो कि बाकी बच्चों का भी छूट रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि पेपर को 2 से 3 राउंड में अटेम्प्ट करें, जिससे कि आप इजी क्वेश्चंस को इजीली कवर अप कर सकते हैं। बाकी जो अभी ट्रेंड चल रहा था 2018 सीजीएल से, तो इसमें थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, मतलब प्री से ही सुनने में आ रहा था कि कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है। मतलब मैं बोलूँ कि 80% बच्चों को पूरा पेपर आता है, पूरा 100% पेपर आता है, पर कैलकुलेशन के कारण उनकी स्पीड 100 में से 70 की ही आ पा रही थी, 60 की आ पा रही थी। तो फिर उस टाइम से मैंने भी सर कैलकुलेशन पे वर्क करना शुरू किया। मुझे ये था कि कंसेप्ट वाइज सबको आता है, कहाँ पे लैग कर रहे हैं बच्चे कैलकुलेशन पे। तो सर डेली मैंने हाफ एन आवर 1 आवर कैलकुलेशन पे काम किया, और बहुत हेल्प किया इस चीज़ ने मुझे, जिसके कारण मेरा अटेम्प्ट अच्छा गया। That's it. तो प्रकाश, जैसे अनुराग बता रहे थे कि ट्रेंड ऐसा आ गया है कि अब कैलकुलेटिव पेपर बहुत हो रहा है, ठीक है। कंसेप्ट अब सबको आते हैं क्योंकि हम इंग्लिश क्वांट सब पढ़ ही रखा होता है, रीजनिंग में आपके कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जीए भी हमको एक तरीके से सारे नोट्स रिवाइज करने, टॉपिक्स रिवाइज करने होते हैं। तो बट स्टूडेंट सबसे ज़्यादा घबराते हैं वो कैलकुलेशन वाले पार्ट से कि कम टाइम में ज़्यादा सवाल कैसे करें। तो उसको लेकर आपकी क्या स्पेसिफिक अप्रोच थी कि आप क्या करते थे उसमें? सर उस जैसे कम आप बता रहे हो कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे अप्रोच करें, उसके लिए सर जैसे कि मॉक, ज्यादा से ज्यादा मॉक देना पहली बात सर। जैसे क्योंकि स्पीड की बात जहाँ आती है वहाँ पे क्वांट की बात ही होती है, क्योंकि सर क्वांट में ही क्वांट एंड रीजनिंग, तो सर रीजनिंग तो कवर हो जाता है, लेकिन मेनली जो कैलकुलेशन का प्रॉब्लम होता है वो क्वांट में होता है। तो सर जैसे क्वांट में भी कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यूज होती है फॉर पर्टिकुलर सेक्शंस, लाइक जैसे सर अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है एसएससी का, तो उसमें क्या होता है कि सर कुछ पॉइंट्स में डाटा देते हैं, तो सर उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन का भी वर्क होता है, उसमें कुछ लाइक एरिया और वॉल्यूम का होता है, तो डिवाइड बाय 7 का भी रूल होता है। जो भी सर रूल होते हैं उससे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सर हम काफी टाइम सेव कर सकते हैं। और सर जो ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, जो टाइम उधर सेव होता है, हम उस टाइम को बाकी अदर क्वेश्चंस में यूज इजीली कर सकते हैं। और सर जैसे हमको लगे कि ये क्वेश्चन ज्यादा कैलकुलेशन लेगा, तो उस क्वेश्चन को सर अवॉइड करना चाहिए हमको, क्योंकि सर हमको 200 आउट ऑफ 200 लेकर तो आना है नहीं, और लाना भी है तो सर वो जब लास्ट में टाइम बचेगा तो उसमें आ जाएंगे वो। तो सर मीन्स हम 198, 190, 180 सर उसमें भी हम अच्छी पोस्ट ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि 200 आउट ऑफ 200 की वजह से हम लास्ट में 5 to 10 क्वेश्चंस का लॉस कर दें, क्योंकि सर ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। जैसे 2017 में जब मैंने मैथ्स का एसएससी का पेपर दिया, तो सर मेरे उस टाइम पे पूरा डिफरेंट लेवल ऑफ पेपर अलग था, लेकिन सर उसमें जब हमने बाद में सोल्व किया तो सर हमारे 180, 190 प्लस मार्क्स आ रहे थे, क्योंकि सर बहुत ही कंसेप्चुअली पेपर था वो। और उस पर मोर देन 50 क्वेश्चन इतने इजी थे ना सर, मतलब कि मोर देन 50 सेकेंड्स में वो क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे। लेकिन सर हम मतलब स्किप करना क्वेश्चन को नहीं सीखे थे उस टाइम पे, कि क्वेश्चन को स्किप करना है, क्योंकि एक सर अभी सर जैसे आप बता रहे हो कि अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें मैक्सिमम लोग आईटी वाले, इंजीनियरिंग वाले हैं, तो वो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे बनेगा ही बनेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो उस क्वेश्चन को स्किप करना नहीं सीखते। तो सर हमने भी वही गलती की कि फर्स्ट क्वेश्चन में स्किप नहीं किया और एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम हमने डिवोट किया। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जो कॉमन एक पैटर्न लगाए कि अब जो हम स्मार्ट स्टडी की बात करते हैं, तो आपने जो सारे पॉइंट बताए, अगर हम उनको पॉइंट वाइज लिखें तो स्मार्ट स्टडी, जैसे अंशुमन बता रहे थे कि उन्होंने प्रीवियस ईयर किए और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई की, और जैसे अंकुर बता रहे थे कि इन्होंने टेस्ट लगाए, भरपूर टेस्ट लगाए, अनुराग बता रहे थे कि पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, और जैसा प्रकाश बता रहे हैं कि आपको स्किप करना भी आना चाहिए। ये अंशुमन प्लीज ऐड।
सर ये आर्ट ऑफ स्किपिंग भी काफी जरूरी है, मतलब आनी ना। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें क्या होता है कि ना राउंड 1 में सिर्फ आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो जिनमें आप कंफर्टेबल हो, एंड कई आप कंडीशन सेट कर सकते हो, लाइक अगर क्वेश्चन लंबा है तो देखते ही छोड़ दो, या फिर कैलकुलेटिव है तो छोड़ दो, या फिर कोई अगर आपका वीक टॉपिक है तो उसका आप छोड़ सकते हो, देखते ही छोड़ दो। तो करते करते ऐसे कंडीशन सेट कर लो कि पहले से ही माइंड सेट हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं मतलब स्किप करूंगा। तो इन्वेस्ट योर 10 सेकेंड्स इन जजिंग द क्वेश्चन कि हाँ ये मैं अटेम्प्टेबल है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि गलत क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एंड 2017 में जैसे अनुराग हुआ होगा है ना, कि फर्स्ट के 50 क्वेश्चंस तो काफी मतलब कि मुश्किल थे, लेकिन लास्ट के 50 ऐसे थे ना कि वो एकदम ही इजी थे। तो वो 50 क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे थे शुरुआत वाले, तो वो फंस गए, एंड जिन्होंने मतलब स्किपिंग किया तो उनके मतलब काफी वो वेरिएशन आया था स्कोर में। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग भी मस्ट है, ये आनी चाहिए। आर्ट ऑफ स्किपिंग बहुत जरूरी है स्टूडेंट, और बहुत मेंटली अवेयर होना पड़ेगा आपको कि कौन से सवाल को छोड़ें, कौन से सवाल को अटेम्प्ट करें। ये शंकर आप कुछ बता रहे थे। हाँ सर, मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी क्या है, अभी जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, अभी उन्होंने क्या चलाया है, हार्ड क्वेश्चन की सीरीज चला हुआ है। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन पहले कराता है वो, और अभी एक टूल भी बना हुआ था, ठीक है, कि हार्ड क्वेश्चन पहले करना। तो अभी क्या है, स्टूडेंट्स को पहले जैसे अभी अंशुमन ने बताया था कि 80% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो पहले हमें क्या करना है कि प्रीवियस ईयर 2016 से बाद वाला, क्योंकि 2016 से पहले वाला थोड़ा इजी पेपर थे, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर रहे थे। लेकिन उसके बाद वाले जो पेपर्स हैं 17 के, 18 के या फिर 19 के, तो चाहे वो CPO को हो, CHSL के हों या फिर MTS के हों, अगर SSC का एग्ज़ाम जो स्टूडेंट दे रहा है वो सभी एग्ज़ाम्स देता है, तो हमें ये फोकस करना है कि पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए। अगर वो अच्छे से कर ले तो ये श्योर है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मतलब 160 170 पर मार्क्स आउट ऑफ 200 कहीं नहीं है। और फिर वो 10-12 नंबर होता है, या फिर 180 तक जाना है, 180 प्लस 185 तक जाना है, 190 तक जाना है, तो वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगे। बट अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना और हर एक मतलब SSC जैसे बताया सबका करना बहुत ज़रूरी है। अभी इस पर स्टूडेंट्स को नहीं जाना चाहिए कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हार्ड क्वेश्चन की सीरीज़ में कर रहे हैं, या फिर बहुत सारा कोर्स खरीद लिया और फिर उसमें ही लगे हुए, तो उतना क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। और बाकी अगर सबसे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर कर ले रहे हो, अच्छा उसमें मार्क्स आ रहा है, उसके बाद टेस्ट देने के बाद अगर बहुत सारा टाइम मिल रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर मस्ट है, और जैसे अंशुमन ने भी बताया था। और हार्ड क्वेश्चन की सीरीज के पीछे अभी शुरू में भागने ही नहीं किसी को, ये इम्पोर्टेंट है। एक स्टूडेंट अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है, तो प्रकाश आप नोट्स बनाते थे? सर जब स्टार्टिंग में हमने स्टडी स्टार्ट की तो 4 to 5 मंथ्स हमने नोट्स बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद में सर जरूरत ही नहीं पड़ी नोट्स बनाने की। लाइक सर जैसे कि जीके में जरूरत होता है थोड़ा नोट्स बनाने का, करंट अफेयर्स में शॉर्ट नोट्स की जरूरत होती है, फिर कुछ टॉपिक्स होते हैं सर जैसे लाइक टेम्पल्स का यदि क्वेश्चन पूछ लिया, रिवर्स का क्वेश्चन पूछ लिया, तो सर उसको एक शॉर्ट नोट्स की जरूरत होती है कि हम ड्यूरिंग मतलब बिफोर एग्जाम उसको रिवाइज कर सके। क्योंकि सर जीके का ही पार्ट ऐसा होता है प्रीलिम्स के लिए कि हम उसमें थोड़ा स्कोर अच्छा करेंगे तो हमारे स्कोर अबव एवरेज होगा। क्योंकि सर और सर मैथ्स में रीजनिंग में नोट्स का जरूरत नहीं होता है, सिर्फ प्रॉपर यूनिक क्वेश्चंस का हमको लिख लेना या उसको मेंशन कर लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर कुछ यूनिक क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे तो हमको उस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्योंकि सर कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस लाइक जैसे अभी बता रहे हैं 2016 के बाद में कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए हैं, लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बीच में मिडिल वैल्यू एस्केप कर देते हैं सर, फाइनल वैल्यू दे देते हैं। तो सर उस टाइप के क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे 2016 से पहले। तो 2017, 18 अभी 19 में भी काफी न्यू क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो सर नोट्स वहां तक बनाना इजी है जहां तक हमको लगे सर कि इस क्वेश्चंस का नोट्स बनाना इजी है सर। हम क्योंकि सारे क्वेश्चंस का नोट्स बनाने लग गए तो सर बहुत टाइम हमारा वेस्ट होगा और दैट इज नॉट गुड फॉर आवर टाइम मैनेजमेंट सिस्टम सर। अनुराग आप कैसे नोट्स बनाते थे, क्या स्ट्रैटेजी रहता था नोट्स को लेकर? सर नोट्स का ये रहता था कि नोट्स बनाने मेरे हिसाब से तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम फर्स्ट राउंड में कोई भी चीज़ स्टडी करते हैं तो उसमें एम्पल ऑफ टाइम हमारा जाता है, पर नोट्स क्या करते हैं कि उसी चीज़ को रिवाइज करने में हमें बहुत हेल्प करते हैं। अगर मैंने सर जीके के लिए 2018 में 6 to 10 सारी NCERTs पढ़ी थी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, अपना साइंस, सारी NCERT कवर की थी और सबके नोट्स बनाए थे सर। तो जो मैं पूरे वीक में 10 दिन में मैंने स्टडी की थी वही नोट से मैं एक दिन में पूरा उसे कवर अप कर लेता था। तो सर नोट्स का रोल तो बहुत ज़्यादा रहता है।
लास्ट टाइम पे आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में रिवाइज करने में हेल्प करता है। और सर यही है कि मैं तो सजेस्ट करूँगा कि नोट्स बनाना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो। अंकुर, आप कैसे नोट्स बनाते थे? सर बेसिकली मैंने बहुत सारा ऐसा कोई कंटेंट देखा नहीं था, मतलब यूट्यूब पे या फिर कोई कोर्स वगैरह खरीद के बहुत ज़्यादा नहीं देखा था। मैं जो डिपेंड था मेरा वो टेक्स्ट बुक का, मतलब टेक्स्ट बुक या फिर जो टेस्ट मैं देता था कहीं से भी देता था, उसके नोट्स मैंने मेरी अभी इंग्लिश की 5-6 कॉपीज़ भर चुकी हैं, मैथ्स की भी 10-12 कॉपी भरी। तो मैंने क्या है, हर एक कॉपी के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग बना के रखा था, और मुझे जो भी कुछ नया मिलता था मैं उसे नोट डाउन करता था। और वीक में जैसे सैटरडे हो गया, ठीक है, सैटरडे में जो लाइव टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट देने के बाद जिसमें आपकी रैंक वगैरह पता लगती है, अभी प्रकाश ने बताया था कि टेक्स्ट बुक के भी लाइव होते हैं, तो उसके देने के बाद मैं उसे रिवीजन करता था वीक में कि ठीक है मैंने क्या क्या नया मिला। तो वो जब चीज़ें आप रिपीट करते हो ना 1-2 मंथ में, पहले तो बहुत बोरिंग सा काम होता है, क्योंकि आप देखते हो दिन भर में आपके 4-5 पेज भर गए। इंग्लिश में ही आपके 2 पेज 3 पेज भर जाते थे दिन में। तो जब वो आप रिपीटिशन करते हो तो आफ्टर 1 और 2 मंथ्स जो है ना, चीज़ें बहुत कम कंसाइज वे में आप हो जाते हो। तो जब आप एक कॉपी बनाओगे तो वो 10-15 दिन में भर जाएगी। जब सेकंड कॉपी बनाओगे तो उसको ऐसा टाइम लगेगा ड्यूरेशन। और अभी जैसे अगर आपने 3-4 कॉपी बना ली, तो जो 5वीं कॉपी है या फिर जो आपको नहीं आता है उसके लिख रहे हो, रूल्स लिख रहे हो, कुछ फार्मूलाज लिख रहे हो, तो वो जो है नंबर्स बहुत कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया कि ठीक है शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल काम लगेगा, बट आप जैसे जैसे इसको करोगे तो आपके जब आप टेस्ट वगैरह दोगे तो उसमें मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और जो चीज़ें जो आपको टेस्ट में नहीं आएंगी वो आप देखोगे नेक्स्ट टेस्ट में वैसा ही रिवाइज करने के बाद सेम सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए नोट्स बनाना और उसका रिवीजन करना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाने के साथ साथ उसका वीकली या फिर जितना 15 डेज में उसका रिवीजन मस्ट है। अंशुमन, आपकी स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई में आप नोट्स को कैसे मैनेज करते थे? सर सबसे पहले तो अगर किसी के पास अच्छे नोट्स हैं तो उसका आधा काम तो ऑलरेडी सिलेक्शन वो पा चुका है, तो आधा काम उसका बस जो रह गया वो है उसका रिवीजन करना। तो लाइक स्ट्रक्चर्ड वे में मैं बताऊं तो मैथ्स एंड रीजनिंग में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं हर एक चैप्टर में। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि वो मैंने पैटर्न्स कलेक्ट कर लिए थे डिफरेंट बुक से। एंड जब मैं मतलब टेस्ट वगैरह देता था, अगर मेरे को कोई अलग सा क्वेश्चन दिखता था या डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखता था, तो आई यूज टू नोट इट डाउन ऑन द पेपर एंड वो शीट मैंने अपने नोट्स के पीछे में स्टेपल कर देता था। तो इस करने से क्या होता था कि सारे के सारे पैटर्न्स जितने भी हैं उस चैप्टर के बनते हैं वो मेरे पास असेंबल हो चुके थे। तो मैथ्स रीजनिंग में ऐसा था। और जीके में भी क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स को मतलब जैसे देखते हैं कि वो बड़ी बड़ी सी मतलब बुक्स हैं, अब 7300 टाइप्स, राकेश यादव की इतनी बड़ी बुक है या किरण की बहुत बड़ी बुक है। तो होता क्या है कि एट द एंड ऑफ जब एग्जाम नियर होता है ना, तो इतनी बड़ी बुक्स को रिवाइज करना बहुत मुश्किल टास्क है। तो वहाँ पे आपके नोट्स ही काम आएंगे। एंड माय स्ट्रेटजी वाज कि जो भी अगर मेरे को क्वेश्चन नहीं आया प्रीवियस ईयर से, तो जो भी उससे इंफॉर्मेशन डिराइव हो रही है वो मैं अपने नोट्स के अंदर मैं लिख लेता था। तो आई थिंक कि नोट्स अगर आपके अच्छे हैं तो आधा काम ऑलरेडी आपका हो चुका है। बिल्कुल, और बाकी आधा काम टेस्ट सीरीज लगाने से हो जाएगा। तो जैसा हम इन सिलेक्टेड कैंडिडेट से समझ पा रहे हैं कि टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चर्ड वे में बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पे अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, और नोट्स पर स्मार्ट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स जितने भी इस सेशन को देख रहे हैं, आई होप आप इन सब पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से इन पॉइंट्स को इंक्लूड करें अपनी तैयारी में, क्योंकि ये तैयारी जब इन कैंडिडेट्स को सफलता दिला सकती है तो आपको भी ज़रूर दिलाएगी। तो सेशन के हम आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, जहाँ पे हम चाहेंगे कि हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, फ्यूचर एस्पिरेंट्स, फ्यूचर ऑफिसर्स जो बनने वाले हैं, उनको अपनी तरफ से एक एडवाइस दें और उनको इनलाइटन करें कि ये जर्नी कैसी है, क्या है और क्या करने से उनका सिलेक्शन जरूर मिलेगा। तो प्रकाश, आप बताइए। सर मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को यही बताना चाहूंगा कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे, डिमोरलाइज ना हो। जो उनको पोस्ट मिलने वाली है उसके सपने देखे कि वो आगे जाके एक ऑफिसर बनने वाले हैं और उनकी फैमिली प्लस वो किस लेवल पे पहुंचने वाले हैं। सबसे बड़ा सर जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उनको कंसिस्टेंसी बनाकर रखना पढ़ाई में, वो बहुत जरूरी पार्ट है लाइफ का। और सर एक होता है कि जो कंसिस्टेंसी है उनकी, वो कंटिन्यूटी है या नहीं उस चीज में, उनके पेरेंट्स उनको उस चीज में सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि सर काफी जो पेरेंट्स प्लस जो सोसाइटी
काफी एस्पेक्ट्स और काफी उसमें सर बर्डन्स या काफी जो डिस्टरबेंस होता है वो एक एस्पिरेंट्स की लाइफ में होता है, क्योंकि वो जब प्रिपरेशन करता है तो वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है जिसको कि उसके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो वो सर कंसंट्रेट कर पाना उस स्टडी में, उसको कंसंट्रेट करना मतलब बहुत ही जरूरी है उसको। सही है, तो कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहिए कैंडिडेट। धन्यवाद। आपकी एडवाइस फ्यूचर एस्पिरेंट्स को? सर मैं यही एडवाइस करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान देखा कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे अप्स एंड डाउन्स आपको मिलेंगे ही हर प्रिपरेशन में, तो उन अप्स एंड डाउन्स को ओवरकम करने के लिए क्या करना है कि आप लोगों को डेली टारगेट रखना है। जहाँ आपका फ्री टाइम आएगा तो वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा, तो अपने आप को फ्री छोड़ना ही नहीं है। हमेशा अपने आप को एक टारगेट से बांध के रखना है कि यार आज मुझे ये टारगेट करना है। अगर वो टारगेट जल्दी अचीव हो जाता है तो एक नया टारगेट सेट करो। तो अपने को टारगेट बाउंड अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा माइंड कभी डिस्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो ये चीज़ है एक। तो दूसरा, जैसे हम क्या सोचते हैं यार प्रिपरेशन भी बढ़िया हो और फ्रेंड सर्कल भी डिस्टर्ब ना हो, आउटिंग वगैरह प्रॉपर चलती रहे, तो ये सजेस्ट करूँगा कि यार थोड़ा सा अवॉइड करो। थोड़े टाइम का सेक्रीफाइस है, उसके बाद सभी चीज़ें नॉर्मल और बढ़िया तरीके से चलेंगी एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो। और जो आपके रियल फ्रेंड्स होंगे वो आपकी सिचुएशन को समझेंगे और समझेंगे कि हाँ यार ये तैयारी कर रहा है तो इसे अभी डिस्टर्ब नहीं करते। और जो फ्रेंड्स आपके रियल फ्रेंड नहीं है वही आपको नेगेटिविटी दिखाएंगे, यार नहीं तो हमारा फ्रेंड नहीं है ये तो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है। और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छा करेंगे आगे अपने लाइफ में, और अपने भी पॉइंट्स को थोड़ा रिकग्नाइज करके उस पर काम करिए। वही आपको आगे आपका स्कोर बढ़ाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप समझ सकते हैं कि टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई होना ज़रूरी है और सिलेक्शन के लिए थोड़ा बलिदान तो चाहिए। अंकुर, आप एडवाइस दें फ्यूचर एस्पिरेंट को? अभी प्रकाश और अनुराग ने बहुत सारी बातें बताई कि क्या करना है क्या करना है, बट मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। जैसे अभी स्टूडेंट्स हैं ना, तो अभी जैसे अभी सीजीएल 2020 का एग्जाम लेते हैं, अभी अराउंड 45 to 50 डेज बचे हुए। तो अभी आपको 45 और 50 डेज में कैसे इसको, मतलब अगर आप 45 से 45 डेज बचे हुए हैं तो आपको ये बनाना पड़ेगा कि आपको मैथ्स कैसे कंप्लीट करने हैं, या फिर आपको रिवीजन के लिए कितना टाइम देना। मैथ्स इंग्लिश अगर सब कर लिया तो क्या बहुत बार क्या होता है कि हम वो पढ़ते जाते हैं बट हमें रिवीजन का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। तो हमें 15 to 20 डेज या फिर 1 मंथ रखना है कि ठीक है, जहाँ पे हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, बहुत सारा कुछ नया हम नहीं पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है, जो आप अगर आप कुछ चीज़ पढ़ लिया है, आप उसको फिर से रिपीट करोगे तो उसमें चांसेस ज़्यादा है कि उसमें आपके मार्क्स इंक्रीज हो। अगर आप फिर बहुत सारा कुछ नया पढ़ के जाओगे तो उसमें थोड़ा इशू हो सकता है। तो अभी थोड़ा स्ट्रक्चर, जैसे बताया ना, स्ट्रक्चर कर लो कि ठीक है, हमें प्लानिंग कर लो पहले से कि अभी हमें 50 डेज कैसे निकालने हैं, या फिर 2 महीने कैसे निकालने हैं कि जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम पर हम अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें और फिर कॉन्फिडेंट होकर पूरा, मतलब हम उस समय तक बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी लगा लें, रिवीजन भी हमारा प्रॉपर हो जाए। तो उसके लिए अभी से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लास्ट में जाके प्लानिंग नहीं होती। अगर आप अभी से प्लानिंग करके चलोगे तो जो लास्ट वाला टाइम रहेगा उसमें आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी रहेगा, ठीक है, जब एग्जाम टाइम होगा तो रिवीजन प्रॉपर रहेगा और आप टेस्ट भी लगाते रहोगे। तो प्लानिंग इस टाइम पे बहुत जरूरी है। माय मैसेज टू देम इज कि एक सिंपल लाइन में कि कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन है, एक कर्म करो और फल की टेंशन ना लो। ये तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बोला था वो ज्ञान आज हम सबको सत्य वचन है, एकदम ट्रुथ है और एकदम सही बताया भी है। आई थिंक ये बहुत अच्छा नोट है जिसपे हम अब इस सेशन को रैप अप कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आई होप आपको इस सेशन से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, बहुत इंस्पिरेशन मिली हो। तो इस सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा इन कैंडिडेट्स के लिए, और इसको जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो इससे इंस्पायर हो सके। और अनुराग, आप कुछ बताने वाले थे? सर लास्ट पॉइंट बोलूँगा मैं कि सभी एस्पिरेंट्स को कि अपने सोर्सेज को बहुत लिमिट करें और उन्हें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। ऐसा नहीं है कि यार मार्केट में 10 बुक्स अवेलेबल हैं तो 10 की 10 कवर करनी ज़रूरी है। तो लिमिट करें अपने सोर्सेज को और उसे रिवाइज करें मल्टीपल टाइम्स। ये एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में सोर्सेज बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, ओवरबर्डन है। वैसे भी हम उस जनरेशन में आते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है।
तो हमारे पास ये स्किल भी होना चाहिए कि हम कैसे उस इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपने स्ट्रैटेजी शेयर किया था हमारे साथ, और आई होप हमारे स्टूडेंट्स इनका बेनिफिट लेंगे और इस सेशन का फ़ायदा उठाइए स्टूडेंट्स सबके सब। ऑल्सो एक इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट में जाते जाते बताने वाला हूँ कि SSC CGL का क्रैश कोर्स चल रहा है टेक्स्ट बुक सेलेक्ट बैच पे। तो जो स्टूडेंट्स अपने लास्ट 1.5 महीने में तैयारी को बूस्ट देना चाहते हैं वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और SSC मैथ्स की भी लाइव कोचिंग चल रही है आभास सर के द्वारा। तो जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक है, जो चाहते हैं कि वो Tier 1 और Tier 2 में अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सके, तो उनके लिए वो बैच मस्ट है। और जो हमारे स्टूडेंट्स जो अगले साल की CGL की तैयारी करना चाहते हैं, जो हमारे फाउंडेशन SSC CGL फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं, अपनी तैयारी में टेक्स्ट बुक की मदद ले सकते हैं। और बाकी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज तो आप सबको लगानी ही चाहिए, उसमें बिल्कुल भी आप लोगों को मिस आउट नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, इस सेशन को आज ख़त्म करते हैं। मैं सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ, अंशुमन, अंकुर, अनुराग, प्रकाश, कि आपने अपना टाइम दिया, इंटरव्यू के लिए आए, सजेशंस दिए, बहुत अच्छा लगा। एंड पूरी टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से वापस से आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक आपके आगे फ्यूचर ऑफिस पोस्ट के लिए। तो थैंक यू। ऑन Thank दिस you, sir. नोट वी विल एंड दिस सेशन। तो लाइक करना ना भूलें, सेशन को शेयर करना ना भूलें और टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले किसी सेशन में फिर।